आज हमारा बेसिकली क्या है, हम पहला सेशन है हमारा। ठीक है। वो मेनली जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन पे है। कुछ उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे आई, क्यों नाम जावास्क्रिप्ट पड़ा, कैसे जावास्क्रिप्ट काम करती है। सीखने की वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि हम जावास्क्रिप्ट इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम ऑटोमेशन कर सके सैप्लिस के ऊपर, या वो टूल्स जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑटोमेशन की आपको फैसिलिटी देते हैं उन पे आप ऑटोमेशन कर सकें। तो एक बात तो कंफर्म है कि विदाउट प्रोग्रामिंग आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। इसमें कोई दूसरा ओपिनियन है ही नहीं। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, दिस मीन्स यू कैन नॉट डू ऑटोमेशन। अब प्रोग्रामिंग बहुत 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 ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। जब जिन लोगों ने हमसे जब हम सिलेनियम की जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको बताऊंगा कि सिलेनियम की ट्रेनिंग में भी हम फर्स्ट मंथ में हमने उनको जावा पढ़ाई। तो उनको जावा बहुत आसान लगने शुरू हुई। ठीक है। उनको मेनली द पॉइंट इज दैट के प्रोग्रामिंग सिखानी किस तरह चाहिए, दिस इज एन आर्ट। ठीक है। एंड वी नो दैट आर्ट। ठीक है। अब जब मैं आपको प्रोग्रामिंग कराऊंगा आपको बहुत आसान लगेगी प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब पॉइंट ये है जो कि प्रोग्रामिंग हमें कितनी आनी चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, ऑब्वियसली जावा स्क्रिप्ट है एक महीने में, या जावा जो है एक महीने में, अगर मैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम नहीं सीख सकते। ठीक है ना। तो इससे एक बात ये तय हो जाती है कि हमें सिर्फ उतनी प्रोग्रामिंग सीखनी है जितनी के ऑटोमेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। हमें डेवलपर नहीं बनना है, हमें डेवलपर नहीं बनना। हम उतनी प्रोग्रामिंग सीखेंगे जितनी के हमें ऑटोमेशन में रिक्वायर्ड है, और दैट्स व्हाई सिर्फ एक महीने के लिए हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द साइप्रस। साइप्रस की चीजों को एंड टू एंड देखना शुरू करेंगे, डिफरेंट चीजों को प्रैक्टिकली भी। उसके बाद हम उसके एडवांस चीजें, उसके फ्रेमवर्क्स, गिट की चीजें हैं, बेडी की चीजें हैं, डेवऑप्स में चीजें कैसे चलती हैं, गिटहब की पे कैसे काम किया जाता है, उन सारा का सारा इस ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा ये पहला सेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि पहला सेशन का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे, फिर एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट है क्या। ठीक है। फिर हम ऑब्वियसली जावा का या किसी भी लैंग्वेज को कोड लिखने के लिए उनके कोड एडिटर्स आते हैं। मैं नोटपैड में भी कोड लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी 10,000 किस्म की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कोड कैसे लिखा, मेरे प्रोजेक्ट की हायरार्की क्या है, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही होती। ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे एडिटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़े कॉमनली सुनेंगे इक्लिप्स है, इंटेलिजे है, नेट बीन्स है, बहुत सारे यूज होते हैं। बट हियर इन दिस ट्रेनिंग वी वुड बी यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। फिर हम आज के सेशन के अंदर एक पहला अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री से। ठीक है। और हिस्ट्री, ये जो बंदे की तस्वीर लगाई है, बेसिकली इसका जो है, ये बंदे का नाम है ब्रेंडन। ठीक है। ये अभी भी जिंदा है। ये वो बंदा है जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई। अब इस हिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है, इसकी बड़ी अमेजिंग हिस्ट्री है जावास्क्रिप्ट की। सबसे पहले 1993 के अंदर सबसे पहला ब्राउजर लॉन्च हुआ जिसका नाम था मोज़ैक। ठीक है। आजकल हम ये क्रोम यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, ये भी सारे ब्राउजर्स हैं, ये बाद में लॉन्च हुए। ठीक है। जब 1993 में जब वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, तो उसमें एक कंपनी थी नेटस्केप। उन्होंने अपना एक ब्राउजर बनाया। ठीक है। उसका उन्होंने नाम दिया नेटस्केप नेविगेटर। अगर मैं जनरली बात करूं तो हमारी वेबसाइट के अंदर इस वक्त तीन मेजर चीजें होती हैं। एक HTML, दूसरा CSS, तीसरा स्क्रिप्टिंग। HTML क्या करती है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, कि मेरे सेक्शंस मेरे वेबसाइट के ऊपर लेआउट में कितने सेक्शंस होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। ठीक है।
CSS क्या करती है, जो भी आप उस पे कलर्स वगैरह का जो भी काम होता है, डिजाइनिंग का काम होता है, जो कि वो CSS कर रही होती है, यानी कि स्टाइलिंग का काम करती है। स्क्रिप्टिंग जो होती है वो बेसिकली क्या करती है कि कोई छोटी मोटी फंक्शनैलिटी देनी है, कोई एनिमेशंस देनी है, ठीक है। इस तरह के जितने भी काम होते हैं, छोटी छोटी फंक्शनैलिटी जो क्लाइंट साइड पे होती है, यानी कि आपके ब्राउजर पे हो रही होंगी, वो सारी स्क्रिप्टिंग करी होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें कॉमन थी जब नेटस्केप ने अपना जब डेवलप किया ब्राउजर। अब इनको मार्केट में जो है ना एक कंपिटेटिव एज लेना था, ठीक है। इन्होंने ब्रेंडन को हायर किया 1995 के अंदर, और उसको बोला कि हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए। तो उसने दिन रात एक किया, और उसने 10 दिनों में पहला जावास्क्रिप्ट का जो है एक वेरिएंट बनाया, ठीक है ना। इसका जो पहले नाम रखा गया था वो मोचा या मौका, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट है। पहला नाम इन्होंने ये रखा इसका। फिर इन्होंने इसका नाम रखा लाइव स्क्रिप्ट। फिर फाइनली इन्होंने इसका नाम रखा जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट नाम पढ़ने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका, कि उस टाइम पे जावा जो है 95 के अंदर जावा बहुत पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। जब जावा बहुत पॉपुलर हो गई थी तब इन्होंने अपनी मार्केटिंग टेक्निक थी इनको, इन्होंने अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया टू गेट द फेम। और मैं आपको ये बता दूं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दो सेपरेट अलग लैंग्वेज है, दोनों सेपरेट है। ना इसके बनाने वाले सेम है, ना इनकी कंपनी सेम है, ना जिस तरह ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं जावा जावा स्क्रिप्ट एक ही चीज है या उसका कोई वेरिएंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट इज टोटली टोटली डिफरेंट। उसका नाम जावा स्क्रिप्ट इसलिए रखा गया कि जावा उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है कि कैसे नेटस्केप ने जो है अपना एक ब्राउजर बनाया, उसमें उन्होंने कहा था कि हम स्क्रिप्टिंग का एक सपोर्ट देंगे, ब्रेनेट को हायर किया, इसने 10 दिन में बना दी, ठीक है। और फिर इसका नाम मोका से लाइव स्क्रिप्ट, देन लाइव स्क्रिप्ट से फाइनली ये जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगी फिर, ठीक है ना। तो ये तो इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। अब हम आते हैं कि जावा स्क्रिप्ट है क्या, क्या करती है, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट अगर मैं इस वक्त बात करूं, ठीक है ना, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आजकल की जितनी भी हम वेबसाइट्स देखते हैं ना, उनमें 98% वेबसाइट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है। 98%। इतनी सारी वेबसाइट दुनिया में चल रही है जिनमें 98% वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। इतनी यानी कि इसका यूज है मार्केट के अंदर, कि जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं हम तीन चीजें इसके फ्रंट एंड पे लिखते हैं, उसकी HTML, उसकी CSS, उसकी स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना। तो इसकी पॉपुलैरिटी वेब के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन क्या है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज है जो कि ECMA स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। डायनामिक टाइपिंग है, प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, फर्स्ट क्लास फंक्शंस है, इवेंट ड्रिवन है, और इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल है। अब बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की डेफिनेशन है, ये तो समझ में नहीं आ रही कि कौन सी लैंग्वेज है, ये करती क्या। हम इसको समझेंगे, इन्हीं जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए इनको समझना बहुत जरूरी है कि हाई लेवल, व्हाट वी मीन बाय हाई लेवल, ठीक है ना। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे इसलिए भी बहुत ज्यादा तेज चलती है क्योंकि इन्होंने अपनी APIs एक्सपोज की हुई है, लाइक टेक्स्ट की, डेट्स की, रेगुलर एक्सप्रेशन की, डेटा स्ट्रक्चर्स की, जो कि डॉम के साथ बहुत ज्यादा क्विकली इंटरेक्ट करती हैं। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं, ठीक है, मैं ब्राउजर खोलता हूँ और मैं यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ google.com, ठीक है। तो ये अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट के अंदर जाऊंगा, तो ये इसकी पूरी HTML है, यहाँ से शुरू होती है इस पेज की यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरी जो हायरार्की कहलाती है, डॉम कहलाती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि पूरा का पूरा पेज। अब अगर मैं इस पेज को भी देखूं, ठीक है ना, तो इसको देखने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो ये देखें कि आप HTML लिखी हुई है,
स्ट्रक्चर, जब भी मैं कहीं पे भी किसी पे भी होवर करूंगा तो ये मुझे स्पेसिफिक एरिया बताएगा। ये देखें, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है। तो ये सारी क्या है, यानी आपकी जो पेज आपके पास दिख रहा होता है, ये दिखाती है एचटीएमएल। अब इस पे जो कलर्स हैं, कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, जो स्टाइलिंग का काम है, वो सारी करती है सीएसएस। ठीक है। तीसरी चीज स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना, कोई फंक्शन है, कोई बटन है जिसपे कोई, जैसे ये कोई लेआउट हाईलाइट करना है, कुछ भी करना है, ये काम करती है आपकी स्क्रिप्टिंग। राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स के अंदर जाना है, तो आपको ये बहुत सारी ये वार वार करके ये फंक्शन लिखे हुए, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अभी ये आपको समझ में नहीं आएंगे, परेशान नहीं, बट बस सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना। और अगर HTML, अगर मैं एक वेब पेज की कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये हमेशा स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखी जाती है, ठीक है ना। ये देखें, स्क्रिप्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके दरमियान कहीं स्क्रिप्ट का एक टैग स्टार्ट होगा, उसके अंदर ये सारी स्क्रिप्ट लिखी होगी, ठीक है ना। और मैं देखूं कि ये इसका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग टैग होगा, बट अगेन डोंट गेट कंफ्यूज के व्हाट इज हैपनिंग हियर। पॉइंट इज दैट कि जो भी हमारे पास वेबसाइट्स बन रही हैं, ठीक है, उन वेबसाइट्स के अंदर तीन चीजें हैं, HTML, स्ट्रक्चरिंग, CSS, देन जावास्क्रिप्ट। अब सवाल यह है कि जावास्क्रिप्टिंग तो वेब के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, हाउ इट कैन हेल्प इन ऑटोमेशन, और क्यों साइप्रस adopted JavaScript instead of any other language। यानी कि जावा जो है, जावास्क्रिप्ट जो है, क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि जावास्क्रिप्ट की डायरेक्ट ब्राउजर पर चलती है, क्लाइंट साइड पर। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली, हम जब जावास्क्रिप्ट की चीजों की तरफ जाएंगे तो मैं आपको एक्शन वेब ब्राउजर के ऊपर जो है वो जावास्क्रिप्ट चला के दिखा दूंगा, ठीक है ना। जब वो चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट साइड पे चलती है, ठीक है। तो हमारे पास ये थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारे मॉडर्न वेबसाइट्स हैं जावास्क्रिप्ट बनती है, जावास्क्रिप्ट की ब्राउजर पे होती है, रेंडर हो जाती है, और आप उससे फौरन इंटरेक्ट कर सकते हो। तो हाउ इट हेल्प्स, तो जब मैं ऑटोमेशन करता हूँ तो साइप्रस का कोड लिखूंगा तो साइप्रस इटसेल्फ वो आपके ब्राउजर पर बैठा होता है, जिसकी वजह से वो आपके एलिमेंट्स को या उसकी ऑटोमेशन करने में हेल्पफुल देता है। अभी डोंट गेट कंफ्यूज विद एलिमेंट्स एंड अदर थिंग्स, वो मैं आसान से बताऊंगा, बट जस्ट गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट के, क्योंकि ब्राउजर पे है, ब्राउजर पे रेंडर हो जाती है या कंपाइल हो जाती है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट्स अ फास्ट व्हेन यू आर वर्किंग विद ऑटोमेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये है हाई लेवल, ठीक है ना। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं दो किस्म की, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल वो होती हैं जो कि इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड और लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे नोट पैड ओपन करूँ अपने पास, ठीक है, तो लेट मी राइट समथिंग हियर। अगर मैं लिखूं मूव A to B इक्वल्स टू log 1, अब नहीं समझ में आ रहा। या अगर मैं ये लिखूं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में, इट इज हार्ड टू रीड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। लेकिन इसी के मुकाबले में हाई लैंग्वेजेस ये होती है कि मैं लिखूं क्वेश्चन इक्वल्स टू, मैं क्या दूं, PK, आसान है। तो हाई लैंग्वेज जो होती है वो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट, लेस कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। ये लोअर लेवल लैंग्वेज होती है जो कि मशीन से डायरेक्ट बात करती है, ठीक है ना। अब सवाल ये है, अगर मैं लोकेशन इक्वल्स टू PK लिखूं तो हमारा सिस्टम कैसे समझेगा इसको? क्वेश्चन ये है। होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसलिए बिल्टअप कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो। इवेंचुअली ये जो कोड है ना, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होता है बाइट्स में, और ये बाइट्स आपके एक्चुअली मशीन पे चलती हैं। मशीन मशीन कभी ये नहीं समझेगा। ये कोड कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, जो कि सिंपल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं इस तरह की मशीन लैंग्वेज में,
और फिर ये आपकी मशीन पे चलती है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, हमें ज्यादा इस तरह की चीजों के अंदर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब, ठीक है ना। हम फिर कह रहे हैं कि जस्ट इन टाइम कंपाइल, ठीक है ना। मैं अगर अभी कोड लिखूंगा ना तो ये फौरन फौरन इसका मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम कंपाइल होती है, यानी जब मैं कोड लिखूंगा तो साथ साथ कंपाइल हो रही होती है, ठीक है ना। लेकिन जावा में सबसे पहले वो कंपाइल होती है, फिर वो इंटरप्रेट होती है, फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ये जस्ट इन टाइम कंपाइल मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इसको एक्चुअली मैं ब्राउजर पे जाके स्क्रिप्टिंग लिखूंगा ना, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट इन टाइम, ठीक है ना, कंपाइलेशन, जिसको हम डायनामिक ट्रांसलेशन कहते हैं, जो कि रन टाइम पे आप कोड लिखोगे रन टाइम में कंपाइल हो जाएगा, आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी। जावा में आपको कोड कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड क्या है? ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट काम करती है, जिसको ये एक्मा स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट इज अ जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड meant to ensure कि वो इंटरऑपरेबिलिटी है, वेब के लिए सही है, एक स्टैंडर्ड है जिसको वो फॉलो करती है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज किसी न किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, तो ये एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, जिसको जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है। डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? हमने अभी पिछली स्क्रीन में देखा है डायनामिक टाइपिंग, व्हाट इट मींस। डायनामिक टाइपिंग का मतलब ये होता है, जिसने जावा पढ़ी उसको पता होगा, या जावा नहीं भी पढ़ी, आपको पता होगा कि जब हम कभी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें लिखना पड़ता है। अगर मुझे कोई नंबर कोई सेव करना है किसी वेरिएबल में, तो मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है। मुझे बताना पड़ता है कि ये इंटीजर है, या अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ती है, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग a इक्वल्स टू, ठीक है ना, इसको मैं कहता हूँ SQL, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बता एक्सप्लिसिटली मुझे जावा में या डिफरेंट लैंग्वेज में बताना पड़ता है, लेकिन जिन्होंने जावा पढ़ी है उनको पता है कि हमें वहां पे ये चीजें बतानी पड़ती नहीं, ठीक है। बट डायनामिक टाइपिंग का ये होता है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल a इक्वल्स टू 5, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ये इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मींस नंबर्स, स्ट्रिंग मींस यानी कि स्ट्रिंग की कोई स्ट्रिंग ABCD करके कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। डायनामिक टाइप का मतलब होता है कि अगर मैं कुछ भी ना दूं, मैं 5 की जगह, अगर मैं ऊपर वाले केस के अंदर, ठीक है, जो कि डायनामिक टाइपिंग नहीं होती है, इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा जीशान लिख दूं ना, तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं डायनामिकली टाइप के अंदर जाऊंगा, मैं यहाँ पे जीशान लिखूंगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक चीजें, ठीक है ना। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ ले, ताकि फिर हम आगे आगे चलें। यहां तक किसी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले माइक ऑन करके। सर, तो ये जावास्क्रिप्ट सिर्फ साइप्रस के लिए यूज होती है या और भी किसी लाइक जैसे सेलेनियम जो है वो उस जावा और उसमें आपकी जो दूसरी होती है वो यूज हो सकती है, बट जावास्क्रिप्ट सिर्फ साइप्रस के लिए ही है? नहीं नहीं, साइप्रस के लिए नहीं है, जावास्क्रिप्ट जो है वो डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स में यूज होती है, जैसे पोटेटर है, सेलेनियम है, ठीक है ना, उसमें JS आप यूज कर सकते हो। ओके। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन भी है कि अब सेलेनियम है वो भी हम जावास्क्रिप्ट पे उसके थ्रू हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो साइप्रस का क्या ऐसा एडवांटेज है जो सेलेनियम की लिमिटेशन है या सेलेनियम प्रोवाइड नहीं करता? जब हम साइप्रस के अंदर आएंगे ना, कि व्हाई साइप्रस इज डिफरेंट देन सेलेनियम, जब हम साइप्रस की सेशंस में आएंगे तो ये मैं उस टाइम में मुझे याद कराना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों साइप्रस, व्हाई नॉट सेलेनियम,
वाई सेलेनियम, वाई नॉट साइप्रस, दोनों को वाइस वर्सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक। और सर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? लेकिन जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, वो एक एडवांस फॉर्म है स्क्रिप्टिंग की जावास्क्रिप्ट की, ठीक है ना, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, डायनामिक टाइप लैंग्वेजेस आर दोस like JavaScript where the interpreter assigns variables a type at a runtime based on the variable's value। तो ये वेरिएबल की वैल्यू होती है, ये वेरिएबल का नाम होता है, ये वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो आपको कह रहा है कि ये रन टाइम पे खुद ही डिसाइड करता है। फिर जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग भी है, ये एक तरीका है स्क्रिप्ट लिखने का, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि आप प्रोटोटाइप्स बनाते हो, प्रोटोटाइप बना के उसको रीयूज कर लेते हो। अगेन इट्स मोर इन कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपर्स, बट एज ऑटोमेशन इंजीनियर्स हमको पता चाहिए कि प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या आती है, जिसमें आप एक प्रोटोटाइप बना देते हो, उस प्रोटोटाइप को बार बार रीयूज करते हो, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग आसान हो, ठीक है ना। तो ये जावास्क्रिप्ट आपको ये फैसिलिटी देती है कि उसके अंदर प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग भी होती है। फिर फर्स्ट क्लास फंक्शंस वो होते हैं बेसिकली जो कि किसी भी दूसरे वेरिएबल की तरह ट्रीट हो। हालांकि जब हम जावा के अंदर हम पढ़ रहे थे या हमने जावा के अंदर पढ़ा, वहां पे मेथड्स थे, तो ये हम मेथड्स को मेथड्स से ट्रीट करते थे, बट यहाँ पे मेथड्स की जगह इनका नाम फंक्शंस है। हम अभी देखिए, अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है कि फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, हम इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट टू गिव यू आइडिया, ठीक है ना। फंक्शन वो होता है कि जो कि एक पर्टिकुलर आउटपुट दे। मैं एक सम का फंक्शन बना दूं और इसको बोलूँ कि जब भी मैं आपको 2 नंबर दूं मुझे इसका सम दे दो, तो सम वो खुद ही आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा, दैट्स इट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये खास बात है कि आप फंक्शंस को एज अ वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। दैट इज एक्चुअली नोन एज फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शंस। फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो दूसरे फंक्शंस के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे काम कर सकते हो, दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस इज नोन एज फर्स्ट क्लास फंक्शंस। फिर जावास्क्रिप्ट को हम कहते हैं कि वो इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल है, ठीक है ना। यानी कि हम जब भी कोड लिख रहे होते हैं, हर स्टेप को एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे होते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगेन ये चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी आपको शायद समझ में ना आए, बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स, ठीक है ना, इट विल बी क्लियर। यानी कि अगर मैं, अभी हमने फंक्शंस पढ़े नहीं है, हमने देखी नहीं, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये 2-3 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रोटोटाइपिंग बेस्ड हमें प्रोग्रामिंग जरूरत नहीं होती है, डायनामिक हम यूज करेंगे, एक्मा स्क्रिप्ट की जो स्टैंडर्ड्स हमको यूज करेंगे, ठीक है ना। इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग जहां जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, करते हैं। साइप्रस के अंदर इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग यूज होती है कि हम वहां पे डिफरेंट फंक्शंस बना के हम अपने टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो उसके की पॉइंट्स हैं, हाई लेवल, इजी टू अंडरस्टैंड, रन टाइम पे कंपाइल होती है, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, जिसको एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड कहते हैं। डायनामिक टाइपिंग का मतलब है कि हमें यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती, पर टाइप बना के भी हम काम कर सकते हैं, फंक्शंस को एज अ वेरिएबल ट्रीट करके भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इवेंट ड्रिवन, बटन पे क्लिक करना, बटन पे क्लिक करने से पॉपअप आ जाए, दैट इज नोन एज इवेंट ड्रिवन। तो इवेंट ड्रिवन काम भी सारे के सारे आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। अगेन इसमें बहुत सी चीजें हम जब ऑटोमेशन कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, बट एज ऑटोमेशन इंजीनियर यू शुड नो। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट हाई लेवल जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज है जो कि ECMAScript स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। उसके अलावा डायनामिक टाइपिंग इस पर सपोर्ट है, प्रोटोटाइप बेस्ड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इसके अंदर सपोर्ट है, फर्स्ट क्लास फंक्शन की सपोर्ट है, इवेंट ड्रिवन है, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग का स्टाइल है। तो फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि इन चीजों का मतलब क्या है। तो इन सारी चीजों का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक? किसने देखा? ठीक है, ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्या उसकी खुसूसियात है। ठीक है ना? तो अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, डाइव इन करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है इस वेबसाइट पे code.visualstudio.com/download, क्योंकि हमें एडिटर चाहिए। अब एडिटर क्यों चाहिए? मिसाल के तौर पे मैं कोई भी यहाँ पे कोड लिखूंगा ना, है ना, यहाँ पे मैं लिखूं int a इक्वल्स टू 5 4 और मैं यहाँ पे एंटर कर दूं, यहाँ पे मुझे ना वो बता रहा है कि मैं सही लिख रहा हूँ कोड, नहीं लिख रहा, क्या गलती कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता चलता। तो दैट्स वाई ये सारे बेनिफिट्स हमें देता है एडिटर, नहीं है ना। यानी कि हमें स्ट्रक्चर का पता चला होगा कि कौन सी फाइल कहाँ लिखी हुई है, कोई कोड गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे चीजें होती हैं बिल्ट इन होती हैं लैंग्वेजेस के अंदर, उनको यूज करना है, मुझे तो नहीं पता वो क्या चीजें हैं। तो एडिटर वो सारी की सारी आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जब हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो यू विल गेट एन आइडिया जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो आपने इस यूआरएल पे जाना है, ठीक है, बल्कि मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, गूगल में है, आप लिखें डाउनलोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है ना। तो ये पहला लिंक है, इस पर आपने क्लिक करना है और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, उस हिसाब से आप इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली उसका इंस्टॉलर डाउनलोड करना चाहते हैं, स्पेसिफिक है 264, या आप उसका जो जिप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, इस तरह डिफरेंट जो एक्सटेंशंस होती हैं लिनक्स के ऊपर .dap.rpm, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उबंटू डीबिन के लिए यह है, रेड हैट के लिए यह है, फेडोरा के लिए यह है, मैक ओएस 10.11 प्लस के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इससे नीचे जाओगे तो कंपैटिबिलिटी के प्रॉब्लम आएंगे। तो कुछ भी नहीं करना, ये होता है ऑटोमेटिक डिटेक्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे मैसेज आएगा थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड फॉर विंडोज, ठीक है। अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है ना, जबकि मेरे पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको कर दूंगा कैंसिल, ठीक है। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, तो आपने करना ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये मल्टीपल तरीके हैं कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर भी कर लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब ये फाइल डाउनलोड होती है तो विजुअल स्टूडियो यूजर सेटअप डैश वर्जन डॉट एक्सी फाइल होती है। जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो इस पाथ के अंदर सेव करता है। अल्टरनेटिवली मैं उसकी जिप फाइल को डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, बट इंस्टॉल करोगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अब जब इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी, मैं ये फाइल जब डाउनलोड हो जाती है तो ये दिखती कैसी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इंस्टॉलर फाइल है, ठीक है, ये देखें वही वीएस कोड यूजर सेटअप, ये उसका वर्जन 1.6, जो उसने फाइल फॉर्मेटिंग मैंने इसमें लिखी हुई है वैसी है। ये इंस्टॉलर ऐसा आ जाएगा। अब आपने उसको करना है रन, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे तो इससे पूछेगा, ये आपने रन पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। पाथ वो आपसे पूछता है, आई रिकमेंड गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स, डोंट चेंज द पाथ, ठीक है ना। जो भी इसका डिफॉल्ट, ये आपकी सी में जाके इस पर्टिकुलर पाथ पे वो इसको इंस्टॉल करेगा। ये उसका जो है एक सैंपल नेम जो होता है, शॉर्टकट नेम वो है।
आपने इसको एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना, ठीक है। ये करने के बाद जब आप आगे जाओगे तो एक स्क्रीन आएगी इंस्टॉलेशन, क्लिक और इंस्टॉल, उस पर क्लिक करोगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड, फिर आपने क्या करना है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ऐप के अंदर दिख रहा होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है ना। इसको मैं ओपन करूंगा तो ये इसका लेआउट है, ठीक है। अब ये जो लेआउट है, ठीक है ना, आपने इस लेआउट को, बहुत सिंपल सा लेआउट है, मैं इसको यहाँ से आप न्यू फाइल, न्यू ओपन फाइल, ओपन फोल्डर कर सकते हो, आप इसको क्रॉस कर दो, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा है स्ट्रक्चर, हम इसको भी, इसका लेआउट भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दैट अनटिल एंड अनलेस कि आप एक दफा फेमिलियर हो जाओ इस आईडी से, देन वी विल गेट इनटू चेंजिंग द ऑप्शंस एज पर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। अभी नहीं करना, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सब प्रोग्रामर एज कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं, सबसे पहले हमें सिखाया जाता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम ये 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, बेशक मेरा ये पेज ओपन हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मैंने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, मुझे जाना है कंसोल, ठीक है। अब यहाँ मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो रन टाइम कंपाइल हो जाती है और वो क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर्स पर चलती है। तो मैं आपको, अब देखो ब्राउजर पे भी जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट मिल रही है, ठीक है ना, कि भाई क्या लिखना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। इसलिए जब एडिटर में लिखूंगा तब भी मुझे सपोर्ट मिलेगी, नोट पैड पे सपोर्ट नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो मैं लिखूँ कंसोल, ठीक है, डॉट, जैसे मैंने डॉट लगाया तो पूछ रहा है कि क्या करना है, देखिए मैंने लॉक किया तो लॉक का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं कुछ भी इसमें लिख सकता हूँ, बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी इसके अंदर जो मुझे लॉक कराना है, जैसे मैं कहता हूँ वेलकम टू साइप्रस ट्रेनिंग, एंटर मारूंगा तो देखें यहाँ पे नीचे कंसोल में ये प्रिंट हो गया, वेलकम टू साइप्रस ट्रेनिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाता हूँ ताकि आपको, अब देखिए, ठीक है। इसी तरह अलर्ट्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे ए लिखा तो मुझे उसने हेल्प किया, अलर्ट, क्या अलर्ट कराना है मुझे, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देख देता हूँ वेलकम टू साइप्रस ट्रेनिंग, मैं एंटर करता हूँ। तो अलर्ट्स इस तरह के होते हैं, लेकिन मेरे पास उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, कंसोल पे एक्सेस है। तो मैं अलर्ट, मैंने ये जावास्क्रिप्ट यहाँ से एग्जीक्यूट की और इसने मुझे कहा कि वेलकम टू द साइप्रस ट्रेनिंग। कंसोल डॉट क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग कंसोल के अंदर प्रिंट करता है, ठीक है। अलर्ट क्या करता है, वो एक पॉपअप अलर्ट का बनाता है, उसमें लिख देता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है ना। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके HTML के अंदर लिखता है, ठीक है ना। अभी आप देखिएगा, मैं ये चीज लिखूंगा वेलकम टू प्रेस, ये देखें URL तो वही खुला हुआ है, लेकिन उसने HTML में जाके लिख दिया वेलकम टू साइप्रस। हाँ, इसका ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ इसका परमानेंट इफेक्ट नहीं है, मैं पेज रिफ्रेश करूंगा वापस वेबसाइट आ जाएगी उनकी, ठीक है ना, और इनकी चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया। वो ये मैं बता रहा हूँ कि रन टाइम ब्राउजर लेवल पे इसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है,
हम जावास्क्रिप्ट में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कहूँ कि मुझे सम निकालना है, 60 प्लस कोई नंबर है, अगर आपके पास कभी कैलकुलेटर ना हो तो आप ब्राउजर पे बैठे हुए हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग करते हुए रन टाइम में कुछ चीज को कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक मुझे इसने आंसर बता दिया, लेवल 143। ठीक है, ये देखें नीचे ब्लू बेस ने मुझे बता दिया क्या है, आई एम एग्जीक्यूटिंग अ जावास्क्रिप्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि मैं जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे कंसोल पे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी जस्ट एक आइडिया बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, ठीक है ना। हम ये सारी चीजें करेंगे आगे जाके, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ एक एक आइडिया ले रहे हैं कि हम जो बातें कर रहे थे क्या हम सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, मैंने एक बात की थी वेरिएबल a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया। हम ये वेरिएबल्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, जिसको नहीं आती प्रोग्रामिंग कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये वेरिएबल को प्रिंट कराना, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा और मैं एंटर मार दूंगा, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। मैंने कहा था डायनेमिकली टाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट, मैं वही लिख रहा हूँ, फॉर बी इक्वल्स टू, तो उसने कहा कि जीशान इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्यों नहीं डिफाइंड, इसकी रीजन ये है कि स्ट्रिंग वैल्यू है वो, ठीक है। स्ट्रिंग हमेशा कोर्स में दी जाती है, ये हम जब हम आगे कोडिंग की तरफ जाएंगे तो ये हम वेरिएबल्स के साथ हम डिफरेंट एग्जांपल्स करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और जब मैं कोड लिख रहा हूं तो मुझे सारी की सारी हेल्प मिल रही है। बी लिखा, एंटर किया, तो निशान प्रिंट हो गया। तो दो चीजें जो मैंने ऊपर डिफाइन की, एक मैंने वेरिएबल a इक्वल्स टू 5, दूसरा वेरिएबल b इक्वल्स टू निशान। दोनों जगह मैंने कहीं यही नहीं डिफाइन किया कि मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं या मैं नंबर दे रहा हूं। डायनामिक टाइपिंग की जो मैं अभी बात कर रहा था, ये है कि वो डायनामिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। अब मुझे पता है कि वेरिएबल बी के अंदर निशान की वैल्यू है, मैं पूरा कोड लिख सकता हूँ। इफ ना, ये लूप्स वगैरह हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा कोड यहाँ पर स्क्रिप्टिंग का लिख सकता हूँ। इफ इफ बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू है, इफ बी इज इक्वल्स टू, या बल्कि मैं बी की नहीं ए कर देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 5, अगर ऐसा है तो अलर्ट करो, क्या क्या अलर्ट करो, मैं कहूंगा वेलकम टू साइप्रस ट्रेनिंग। अगर मैं इसको हिट करूंगा तो अदनान तुम मुझे बताओ क्या होगा। ये अलर्ट शो होगा वेलकम टू साइप्रस ट्रेडिंग का, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। एक ही वेरीफाई है, ठीक है। तो वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद सम जावास्क्रिप्टिंग हियर, ठीक है। अच्छा, तो एक दैट, क्वेश्चन है मेरा। जी जी, जी, ये अगर आपने फॉर एग्जांपल बी के वेरिएबल में जिशान की वैल्यू स्टोर की हुई है स्ट्रिंग की, नीचे में बी इज इक्वल टू 5 भी कर सकता हूँ, यानी टाइप चेंज करने की जरूरत तो नहीं होगी ना? इसकी अगर ऊपर में बी में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, नीचे बी इज इक्वल टू उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दूं, बी इज इक्वल टू 5 कर दूं, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा? क्या करना है बताओ, मैं लिखता हूँ वेरिएबल बी नहीं, वेरिएबल नहीं, बी इज इक्वल टू 5 कर दें। क्लोज टू 5, ये कह रहे हो। जी जी जी।
b equals to 5. लेकिन मैं अगर कंसोल लिखूंगा ना, देखो console.log, ठीक है, अब देखोगे आउटपुट ही आता है ना। ये बात कर रहा हूं ना, क्या है डायनेमिक टाइपिंग। वैल्यू पहले क्या थी, जीशान, फिर मैंने b इक्वल टू 5 कर दिया। मैंने इवन var का कीवर्ड भी, वेरिएबल का कीवर्ड भी यूज नहीं किया। ब्राउजर की क्लाइंट साइड होती है, उसमें बहुत सी चीजें रेंडर हो जाती हैं। मैंने कंसोल डॉट लॉग किया तो वो ठीक वैल्यू ओवरराइड होकर 5 होगी। हम ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। है जी, किसी ठीक का है। कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई चीज ये अभी जो मैंने किया इससे समझ में ना आई हो? यार सर ये आपने वेरिएबल बी में पहले जशान दिया था, उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं थे, तो वो इस वजह से एरर शो किया था। और बिल्कुल, ये भी पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग वैल्यूज कैसे दी जाती हैं, इंटीजर वैल्यूज अच्छा, कैसे ये दी जाती हैं। ओके ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे हमें इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा, और अगर इंटीजर है तो ऊपर जैसे a इक्वल्स टू 5 था तो वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास था। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है। जी ये चले, क्लियर है सबको? ये सर टेम्परेरी यहाँ पे लिखा जा रहा है, जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये गायब हो जाएगा यहाँ से। हाँ हाँ, ये मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक बनाऊंगा फोल्डर, वह कह दूंगा JS लर्निंग, ठीक है। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा यहाँ से, फाइल, ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे JS लर्निंग फोल्डर है, क्लिक दिस वन। तो ये देखो, ये इसका लेआउट आ गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट, ठीक है ना। तो कि हम फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो ये हमें कुछ ऑप्शंस हमें हेल्प के लिए बताता है, या हमने प्रीवियसली कुछ भी चीजें की होती हैं तो हमें बता रहा होता है। ये हमारा मेन फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर हम चाहें तो अपने सब फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं पहला फोल्डर बना रहा हूँ, session 1, ठीक है। ये यानी कि मेरे प्रोजेक्ट की पूरी हायरार्की बनेगी यहाँ पे। इसके अंदर मैं जाऊंगा न्यू फाइल, और मैं इसको कह दूंगा फर्स्ट डॉट JS। नहीं, जब तक बताऊंगा तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि जावास्क्रिप्ट है, एंटर कर देना, ठीक है ना। हेल्प के अंदर जाना है आपने इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो है, इसकी एक मार्केट प्लेस होती है, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे ऑप्शंस प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है। बट अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ पे जाके देखना है कुछ ट्यूटोरियल्स इस विजुअल स्टूडियो को कैसे यूज करना है, वो आप देख सकते हो, इनके वीडियो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई अपडेट्स चेक करने हैं, तो ये आस्ता आस्ता जब आप काम करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है, ये आपके प्रोजेक्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज सर्च करनी है तो ये सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। ये जब हम अपना कोड वगैरह कमिट करेंगे एक्चुअली में ब्रांच वगैरह पे, तो ये उसके लिए यूज होता है। ये रन एंड डीबग के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एक्सटेंशंस हैं, जैसे एक्सटेंशंस पे क्लिक करूं तो जैसे मैं बताया था कि बहुत सारी एक्सटेंशंस हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारी अवेलेबल हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट डीबगर मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी एज एक्सटेंशन, ठीक है। आप उसको कर सकते हो क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, तो यहाँ से एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगी।
ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है ऊपर क्लिक करूंगा तो दोबारा ये एक्सप्लोरर आ जाएगा। देन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है टर्मिनल, आपने न्यू टर्मिनल करना है तो ये वो उसी तरह का टर्मिनल आ जाएगा, मैं किस फोल्डर पे खड़ा हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पे आपका जो भी चीज हम प्रिंट करानी होगी तो वो हमें यहीं पे दिख जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वही, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एक तो मेरे कोड का स्ट्रक्चर मेरा बन रहा है जो कि मेरे पास नोटपैड पे नहीं बन रहा था। दूसरा मैं अपना कोड लिख रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रही है, इसकी मिल रही है, ठीक है। और मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू प्रेस। मसला ये है कि मैं इसको रन करूंगा तो ये रन होगा नहीं, क्योंकि ये ब्राउजर है नहीं, क्योंकि हमारी वो ब्राउजर पे रेंडर होती है या कंपाइल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको कंपाइल करने के लिए, रन टाइम कंपाइल के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर रन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस फाइल के पाथ तक जाना होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसकी डायरेक्टरी तो उसमें मेरे पास इसके अंदर सेशन 1 का एक फोल्डर आ रहा है, ठीक है, cd सेशन 1, ठीक है। इसके अंदर जाऊंगा तो हमारे पास first.js की फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं first.js, ये मुझे एरर दे देगा, कहेगा द टर्म first.js नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेम, यानी कि कमांड रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, उसने मुझे एरर दे दी है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रन करें, जावास्क्रिप्ट को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जाना है ब्राउजर पे, आपने करना है डाउनलोड नोड जेएस, ठीक है। ये node.js.org डाउनलोड का है, उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। अगेन यहाँ पे विंडोज ओएस जो भी आपको हो आप कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेन पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा आपके सिस्टम के हिसाब से। अगर नहीं कर सका तो वो भी आप अपने हिसाब से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, ये इस तरह से इसका m.msi यानी कि इंस्टॉलर फाइल वो डाउनलोड कर रहा है। ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है तो मैं इसको भी यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आया तो यही इसकी जो है इंस्टॉलेशन का तरीका है। ये आया, मैंने सबसे पहले इसको यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ठीक है मुझे इसको जो है रन भी करना पड़ता है। इंस्टॉलर को रन करूंगा तो उसके अपने डिफरेंट स्क्रीन आते जाएंगी, आपने कंटिन्यू करना है, दैट्स इट, कोई भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को नहीं छेड़ना। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना है, ये ऑलरेडी ये स्लाइड्स में भी है बट मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे सर्च करना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये एनवायरमेंट सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एडवांस के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स आते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ऊपर वाले पार्ट को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, गलती से भी आपने इस वाले पार्ट को नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने आना है सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर, आपने क्या करना है, एक न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है ना, और उसका नाम रखना है node_home, क्या नाम रखना है, node_home। बाय डिफॉल्ट ये सी प्रोग्राम फाइल्स node.js यहाँ पे इंस्टॉल होती है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस पाथ पे चले जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे इंस्टॉल है कि नहीं है। सी में प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे कहीं आपको नोड नजर आ रहा है, ये रहा, ये रहा, सी प्रोग्राम फाइल स्लैश node.js, ठीक है। तो यहां तक आपने पाथ यहाँ पे देना है जहां पे ये इंस्टॉल होगा। आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट यही पाथ होगा, तो आपने वाला पाथ यहाँ पे नाम node_, कैप्स में लिखना है और फिर इसका पाथ देना है, उसको सेव कर देना है। ये करने के बाद आपने आना है पाथ के अंदर, ठीक है।
पाथ पे क्लिक करना है और क्लिक करना है एडिट के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे नोड जेएस के बाद एक स्लैश लगा देना है ताकि वो दूसरे पाथ की वैल्यूज भी उठा ले, और इसको क्लिक कर देना है, इसको क्लिक करना है। तो ये आपने इसके एनवायरनमेंट पाथ सेट कर दिए। अब जब ये सेट हो जाते हैं तो हमें ये वेरीफाई करने होते हैं। तो आपने कोई कमांड प्रॉम्प्ट अपना यूज करना है, ठीक है। जैसे यूजली आप लोगों के सिस्टम में होगा सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्लुएंट टर्मिनल है, मैं वो यूज कर रहा होता हूँ सर। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब इट्स अप टू यू, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, आपने यहाँ पे आना है, लिखना है डैश वी। जब मैं एंटर करूंगा, अगर नोड का वर्जन यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब है कि नोड आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर हो चुकी है, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमने एनवायरनमेंट पाथ वेरिएबल्स में कुछ गड़बड़ की है, उसको हमें फिक्स करना है। सेकेंड थिंग, आपने लिखना है npm, ठीक है, डैश का वर्जन भी आपके पास आ जाना चाहिए यहाँ पे। अगर ये वर्जन आ जाते हैं, दिस मीन्स नोड इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यही चीजें मैं अपने उस नॉर्मल टर्मिनल में टेस्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि नोड डैश वी, नोड का वर्जन आ गया, npm डैश वी, तो npm का वर्जन आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब है कि नोड आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। तो यहां तक कोई चीज समझ में नहीं है तो कुछ मुझसे पूछ सकते हैं आप प्लीज। तो ये नोड हमें चाहिए किस लिए, भाई किस काम आएगा? इसलिए कहा आएगा कि जो हमारा साइप्रस है वो भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए मुझे नोड चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं आईडी के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट चला सकूं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट चलती है क्लाइंट साइड पे, ब्राउजर्स पे। नहीं, नोड जो है वो सर्वर है, मतलब इटसेल्फ क्या चीज है? सर्वर है, नोड सर्वर है, इसका सर्वर भी आता है। नोड जेएस बेसिकली लैंग्वेज है, उसका सर्वर भी आता है, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो, समझ में आ रही चीज है? जिशान भी, मैंने पूछना था कि मैक पे भी सेम स्टेप्स होंगे? मैं समझा नहीं, दोबारा पूछता हूँ। अगर हम मैक पे इंस्टॉल कर रहे हैं ये नोड और विजुअल स्टूडियो, तो वहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे, वहाँ पे कैसे फॉलो करेंगे? सेम ही है, तो वहां पे जाके टर्मिनल में वेरीफाई कर लोगे नोड को। ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया कि ये मैक का इंस्टॉलर है, इसी तरह मैंने तुम्हें बताया था कि जब विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं तो तुम अपने हिसाब से मैक का जो वर्जन होगा वो इंस्टॉल करोगे, ठीक है ना। ये रहा। ठीक। ले रही चीज? जी आगे चलूं? जी। जी जी, आगे ठीक है, जी सर। तो मैं आप, जी जी, कोई कुछ पूछ रहा है? मैं क्या करूंगा, अब यही मुझे रन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड फर्स्ट डॉट जेएस, ठीक है ना। लेकिन इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, है ना। मुझे कोई बता सकता है कि इसने क्यों नहीं प्रिंट किया? किसी को आइडिया है? और टर्मिनेटर नहीं लगाया होगा, टर्मिनेशन। नहीं, टर्मिनेटर का मसला नहीं था, अभी इसने प्रिंट किया क्योंकि यही चीज मुझे समझानी थी। हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों को मिस आउट कर जाते हैं जो हमें कोई बताता नहीं है, और एक्सपीरियंस से आती हैं। ये फाइल सेव नहीं की थी, मैं जब तक फाइल सेव नहीं करूंगा मुझे आउटपुट नहीं देगा, कंपाइल कैसे करेगा? ये पॉइंट समझाना था मुझे। जब मैंने इस फाइल को सेव किया तो इसने मुझे दे दिया, पहली दफा जब ये कमांड चलाई तो उसने कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो फाइल सेव नहीं थी।
मैंने फाइल सेव करके चलाया था इसने यहाँ पे वेलकम टू साइप्रस प्रिंट कर दिया। अगर मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पे अलर्ट पे लिखूं क्या होगा अदनान? क्या होगा अदनान? ये डेस्कटॉप पे अलर्ट बॉक्स शो करवाएगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फाइल करूंगा सेव, ठीक है। हाँ मैं पहली लाइन कमिट करता हूँ, पहली लाइन नहीं चलेगी। कोई बता सकता है क्या होगा? आना तो Maybe पॉपअप चाहिए बट वो आएगा कहाँ शो? एरर दे दे शायद। चलो मैं रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब रन करने के लिए क्या है, अगर मैं जाऊंगा सिर्फ फाइल में करूंगा सबसे पहले सेव, अब मैं चलाऊंगा नोट फर्स्ट डॉट जेएस, ठीक है। ठीक, मेरे पास एरर आएगा। अलर्ट का पॉपअप कहाँ आता है? ब्राउजर में। मेरे पास ब्राउजर कहाँ है यहाँ पे? अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। कहाँ मैं अलर्ट दिखाऊं? मेरे एडिटर में तो नहीं दिखाएगा, वो तो ब्राउजर था उसने वहां पे दिखाया कि ब्राउजर पे अलर्ट चलते हैं। यहाँ पे तो अलर्ट कैसे दिखाएगा? ना मैंने कोई लोकेशन बताई है, ना मैंने इसको कहीं डिफाइन किया है। ये आपको एरर देगा, बताएगा कि अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं ये लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब क्या होगा? अभी भी एरर ही आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि डॉक्यूमेंट वो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट उसको अवेलेबल ही नहीं है। वहां पे क्योंकि URL नहीं। वहां पे क्योंकि HTML ही हमारे नहीं है। पास एचटीएमएल ही नहीं है ना हमारे पास। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिखता है एचटीएमएल के अंदर जाके। अलर्ट जो है वो ब्राउजर्स पे अलर्ट के फीचर्स होते हैं, यहाँ पे तो नहीं है। तो अगर मैं ये कोड चलाऊंगा फिर मैं एरर देगा, क्या डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। मैं सर इसमें निशान भी मेरा क्वेश्चन है एक कि ये जावास्क्रिप्ट तो मेनली ब्राउजर पे ही यानी रन होती है या उसके लिए यूज होती है, तो यानी इसको हम चलाने के लिए कोई इस तरह की चीज नहीं कि ब्राउजर पे डायरेक्ट रन हो इंस्टेड के यहाँ पे लोकल रन हो रही हो। अगर तुम वेब डेवलपमेंट करोगे फिर तो ये चलेगा कोड, ठीक है। ये क्या करेगा, इन पैरेलल में ब्राउजर खोलेगा और ब्राउजर में तुम्हारा कोड रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा, फिर तो चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वेब डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट ताकि हम ऑटोमेशन का कोड लिख सकें। सही। और किसी कोई क्वेश्चन चीजें समझ में आ रही है? खासकर जो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको चीजें समझ में आ रही हैं? आमना? जी शांत से बोला काफी क्लियर? हुजैफा? सॉरी जी सर। समझ में आ रही चीजें? जी जी बिल्कुल समझ में आ रही है। उमर? जी सर आ रही है सर। राफिया? जी सर आ रही। रिदा? जी सर आ रहा है समझ में। अना? मैसेज पे बता दें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जोस्ना? पता नहीं, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। आपको समझ में आ रही है यस चीजें? जी जी क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं, हम एक काम करते हैं इसी के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ, हम कहते हैं सर ये सेकंड आउटपुट जो
ये आउटपुट भी आ रहा है नीचे टर्मिनल के लेफ्ट साइड पे, तो इसमें भी आउटपुट हमारी जो हम लोग कोड लिख रहे होंगे ये नीचे शो हो रहा है। ये आउटपुट नहीं है, ये आउटलाइन है। नहीं, वो जो टर्मिनल हमारा नीचे ओपन है जहाँ पे आपने कमांड्स लिखी हैं, ये वाली देखो आउटपुट। यहाँ पे जैसे मैं पहली लाइन का आउटपुट आना चाहिए, आना चाहिए। ये कंसोल पे आ रही थी ना वहां पास चीजें, ठीक है ना? हम्म, एंटर किया है कुछ नहीं, क्योंकि हमने कंसोल, देखिए ये टर्म समझा रहा हूँ, कंसोल, ये कंसोल में प्रिंट करेगा, ये टर्मिनल यहाँ का कंसोल है। जैसे मैंने अभी ब्राउजर पे समझाया था ना कि यहाँ पे तीनों चीजें मैंने अभी डिफरेंशिएट करके बताई थी कि एक होता है कंसोल जो कि यहीं पे जाके लिखेगा, यानी कि ये कंसोल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एबीसी, ठीक है? तो ये कंसोल में प्रिंट हुआ। अब अलर्ट जो है, ठीक है ना, अलर्ट एक पॉपअप की फॉर्म होती है जो यूजर को अलर्ट करता है ब्राउजर पे। तो ये कोड यहाँ पे चल रहा है, वहां पे नहीं चल रहा, ये अलर्ट इस तरह का दिखता है, ठीक है ना? इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूं कुछ, तो क्या करेगा, ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट डॉट राइट का कहाँ राइट करता है, HTML पे, अलर्ट पॉपअप में जाके राइट करता है, कंसोल डॉट लॉग कंसोल पे लॉक करता है, तो वो इसलिए वहां पे नहीं कर रहा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये कंसोल है इसका, ओके, थैंक यू। ठीक है? मैं यहाँ पे बस ही चीजें लिखता हूँ, where a equals to 5, ठीक है? और अगर मैं ये करूं तो मैं, अगर मुझे, ये पहली स्टेटमेंट क्या है, ये ये मैं जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझते हैं, ठीक है? इसके लिए पहले ये वाला जो पार्ट है ना, मैं जावास्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है? बता रहा हूँ कि उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी, वो ये है। ये मैं 3 काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? अब वेरिएबल्स क्यों यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, क्या इनका पर्पस है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल वैसे ही है कि हम बहुत सारे डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई स्पेस चाहिए चीजों को रखने के लिए, या अब मेमोरी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैंने क्या किया है, मैंने जावास्क्रिप्ट बताया है कि एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है ना? ये क्या करेगा, ये एक स्पेस जाके बना देगा, एक डब्बा बना देगा मेमोरी के अंदर, इस डब्बे का नाम रख देगा ए, ठीक है? और फिर इस डब्बे के अंदर मैं कह रहा हूं कि रख दो 5, कि मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू सेव करानी है, तो एक्चुअल में वैल्यूज कहाँ सेव होती है, मेमोरी के अंदर। तो ये मेमोरी के अंदर क्या करेगा, जब मैंने var a इक्वल्स टू 5 लिखा, इसका मतलब ये है कि मैंने एक मेमोरी में डब्बा बनाया, उसके अंदर 5 रख दिया। अच्छा, अब टेक्निकली इस पूरी टर्म को क्या कहते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन और डिक्लेयर दोनों किया हुआ, ठीक है ना? ये मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर एंड डिफाइन किया। डिक्लेयर डिफाइन का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है,
ठीक है ना। अब इस स्टेप पे मैंने दोनों काम किए, ये काम मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, है ना। यानी कि अगर मैं var a लिख दूं, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसने एक डब्बा बना दिया, फिर मैं यहाँ पे कर दूं कि वेरिएबल तो a बन चुका है, पर डब्बा बन चुका है। अब मैं करूं a इक्वल्स टू 5, तो मैंने काम वही किया। अब हुआ क्या, हुआ ये, मैंने जब ये बात बोली, ये वाली लाइन, ठीक है ना, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, एक डब्बा बनाया, सिर्फ उसका नाम रख दिया ये, ठीक है। इस लाइन ने क्या किया, फिर इस डब्बे के अंदर ये वैल्यू रख दी यहाँ पे जाके 5। लेकिन इस वाली स्टेटमेंट में इसने ये दोनों काम साथ किए, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू सेव करानी पड़ती है ताकि मैं इनको यूटिलाइज कर सकूं। जैसे अभी मैं इसको, ताकि मुझे फर्दर अगर इसको यूज करना है तो मैं इसको यूज कर लूं, ये कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, जी अदनान, सर इसमें क्वेश्चन था कि इसका जो रजिस्टर साइज होता है वो भी डायनामिकली कैलकुलेट हो रहा होता है बैक एंड पे। बिल्कुल हो रहा था, अभी सब्र कर जाओ, वो कल के सेशन में बताऊंगा, अच्छा कुछ चीजें होल्ड रखो, नहीं है ना। अभी जो चीजें समझ में नहीं आ रही वो पूछो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उस पर फोकस करो। ये कॉन्सेप्ट बेस बनाना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग की, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे वैल्यू कहीं ना कहीं रखवानी थी ताकि मैं इस वैल्यू को चेंज मैं यूज कर सकूं। अब मैं लिखूंगा, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ console.log, ठीक है ना, तो मैं उस वेरिएबल का नाम दे दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं ये लाइन यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, फाइल को हम करते हैं सेव। हमने क्या किया, एक एक डब्बा लिया, उस डब्बे का नाम रखा ए, हमने एक जगह मेमोरी में बना ली। उस डब्बे के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे इस लाइन के अंदर हमने उसमें कहा कि 5 रख दो। एग्जाम्पल वही है कि चीजों को स्ट्रक्चर करना, चीजों को संभाल के तरीके से रखना, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे रियल टाइम एग्जाम्पल है, आपके घर में कोई ना कोई एक कबर्ड होगी, कबर्ड के अंदर आपने सेक्शन बनाया होगा कि मेरे इस ड्रॉ में एक्सेसरीज पड़ी होंगी, इस ड्रॉ में मेरे कपड़े पड़े होंगे, नीचे वाली ड्रॉ में मेरे जो है वो जूते पड़े रहेंगे। तो हमने क्या किया, वो डब्बे एलोकेट कर दिया और उस पर हमने चीजें रखी हुई हैं ताकि हम उनको बाद में यूटिलाइज कर सकें। यही कॉन्सेप्ट है कि मैंने एक डब्बा बनाया, ठीक है, उस डब्बे के अंदर एक वैल्यू रखी, मुझे कल को वैल्यू यूज करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है ना। अब मैं क्या, मैं यहाँ पे जाऊंगा मोड, मैं इसको कर दूंगा second.js, ठीक है। तो क्या प्रिंट हुआ, 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, a इक्वल्स टू, डब्बा मैं ऊपर बता दिया, ठीक है ना, इसको मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या, अदनान क्या होगा, निशान प्रिंट हो जाएगा। निशान प्रिंट होता है कि नहीं होता, निशान प्रिंट हुआ। क्यों हुआ निशान प्रिंट, वो इसलिए हुआ, हालांकि वेरिएबल तो सेम है, हुआ ये, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट ने क्या किया, एक डब्बा बनाया मेमोरी के अंदर ए। इस स्टेटमेंट ने क्या किया, जब और कोड चलता है लाइन में लाइन, पहले ये लाइन चली, डब्बा बना, ए आया, फिर ए इक्वल्स टू 5, मैंने कहा कि इस ए वाले डब्बे के अंदर वैल्यू रख दो 5, ठीक है। तो इस वाली स्टेटमेंट ने क्या किया, इसमें 5 रख दिया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया कि ए को मैंने क्या किया, ओवरराइट कर दिया, जीशान कर दिया। अब इसने क्या किया, यहाँ से ए को उठाया जीशान और यहाँ पे जाके जीशान रख दिया, और उसने क्या किया, इस डब्बे में 5 हटा दिया और यहाँ पे उसने मेरे पास जीशान लिख दिया, यहाँ पे उसने जाके जीशान लिख दिया।
दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है, ना मैंने कोई डेटा टाइप दी है, ना ही मैंने कोई चीज के अंदर डिफाइन किया. ठीक है, प्रीवियस जो वैल्यू होगी वो ओवरराइट हो जाएगी. ओवरराइड हो जाएगी अभी अभी तक के लिए. आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसमें ओवरराइड नहीं होगी, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये ओवरराइड हो जाएगी वैल्यू उस डब्बे के अंदर. वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं? जी. अगर मैं काम करूं, ठीक है ना, मैं यहां से वैर हटा दूं, और अब मैं कोड चलाऊं, क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? एरर आना चाहिए. लो रन करके देखते हैं. एरर आएगा कि वो कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड. ये ए लिखा है, क्या चीज है ये नहीं पता. क्या मैंने तो बताया नहीं कि ए क्या है. पहले तो मैंने कीवर्ड यूज किया था var का, यानी कि वेरिएबल का, तो उसको पता था. सेव करूंगा, अब ये कोड चल जाएगा. मैं चलाऊं, अब ये चल जाएगा. फाउंडेशन बनने समझ में आ रही है पीछे प्रोग्रामिंग कैसे चलती है? अब तक की चीजें क्लियर हुई हैं? यस. या इसी के अंदर अब मैं कहता हूं यहाँ पे ए है, इसको मैं कर देता हूं बी. और यहाँ पे हम कहते हैं कि हम बी की वैल्यू को भी हम चेंज करते हैं. सिंपल. और मैंने क्या किया, बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग का एक रूल होता है. अच्छा, एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ए प्लस बी कर दूं, ठीक है, और मैं इसको रन करूं, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, कुछ बता सकता है? बी डिफाइन 5 and B. को हमने डिफाइन नहीं किया. इसको एरर आएगा V के साथ सर इसे ये वेरिएबल में हमने कंकेटिनेट कर देगा क्योंकि प्लस लगा होगा, तो आई थिंक सो इसकी वैल्यू आएगी ए 5B. गलत. किसने कहा था एरर आएगा? मैंने मैं का नाम क्या है? युस्मा. इसमें एरर आएगा, बिल्कुल सही कहा है, एरर आएगा. लेकिन एरर नहीं आया. पूछो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बता सकता है एरर क्यों नहीं आया? बी का तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया. सम की वजह से. नहीं बता सकता कि क्यों नहीं आया? कोई बताएगा? ये आपका टास्क है, आप मुझे बताना है कि ऐसे क्यों हुआ. जब पहले मैंने सिर्फ ए लिखा था तो उसको समझ में नहीं आया. ये इसमें ये हो सकता है कि अब हमने वैल्यू असाइन कर दी है, तो उसने उस बेस पे खुद ही उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बैकएंड पे. हटा रहा हूँ, ठीक है, सही है. चलो बात तुमने छेड़ ही दी है तो ठीक है, मैं क्या इतना कोड भी लिखूं? अब मैं इसको रन करता हूँ. अब समझ में आया जवाब? लॉजिक समझ में आई या बताऊं, या बताने की जरूरत है? पहले सिर्फ ए लिखा था, पहले सिर्फ ए लिखा था. अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया हुआ है तो उसको खुद ब खुद लॉजिकली समझ आ गई है कि ये दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं जिनको ऐड करना है. मैं ये हटाता हूँ.
चलेगा? नहीं। चलेगा चल चलेगा। जाएगा सर। क्या लगाओ मुसलमानों, तो क्या लगाओ, चल जाएगा। टाइप बट हो रही है वेरिएबल की, इसलिए आई थिंक या मैंने स्ट्रिंग। ए को वैल्यू दे दी है, ए को मैंने इंटीजर वैल्यू दे दी है, हम्म। ठीक है ना? जो कीवर्ड होता है ना, कीवर्ड 3 यूज होते हैं इसके अंदर। वो ना भी लिखो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको लिखने से फर्क पड़ता है। एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट, ठीक है, एक होता है वैर, ठीक है ना? ये हम पढ़ेंगे चीजों को, बट समझाना का मकसद ये था कि मैं इस तरह भी लिखूं तो ये चल जाएगा, है ना? सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूँ, हर तरीके से चीजें चला के दिखा रही कि ताकि आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आए। बट सर आपने इससे पहले जब वेरिएबल ए डिफाइन नहीं किया था तो वो तो उसने एरर दिया था। ए मतलब ए लिखा हुआ सब पर, यहाँ पर मैं डी लिख दूं, क्या चीज है डी? ना उसके पास कोई वैल्यू है, ना वो, बस प्रोग्रामिंग इसको कैसे समझे? यहाँ पे तो मैंने कहा कि एक बी चीज है मेरे पास, इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग है, इसलिए कहा कि अच्छा ये मेरी वैल्यू है, उसमें से वैल्यू सेव कर दी। ये चीज समझा रहा था, ये डिफरेंस है दोनों में। सर अगर हम किसी के साथ वॉर का कीवर्ड ना यूज करें तो उसको एज अ वो कांस्टेंट ट्रीट करता है। यार अभी मैंने उसका आपको बताया नहीं है, जब ये मैं वॉर लेट और कांस्टेंट का डिफरेंस बताऊंगा ना, तब आप मुझसे सवाल पूछना, ठीक है ना? अभी जो चीज समझा रहा हूँ ये चीज समझ में आएगी कि मैं बगैर कीवर्ड के भी अगर वैसा लिखूं तो ये कोड चलना चाहिए और चलेगा। इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ क्या, क्योंकि हमने नेट में पढ़ा होता है अक्सर वॉर ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, वॉर, कोड को रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एन, ठीक है, और फिर मैं लिखूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं उनसे पूछूं कि यार मैं अगर a प्लस बी लिखूं तो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि अच्छा 15 मिनट हो जाएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, अगर भाई ये बार हटा दूं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डायनामिक चीजें हैं इसके अंदर, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कहते हैं इसमें एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, ये चल जाएगा। ये है डायनामिक का जो हमने पार्ट पढ़ा था ना हमने, ए को कुछ भी वैल्यू दे दूं, इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग, ये वाला काम है एक्चुअली। मैं ये चीज याद तक हमने सिर्फ आज एक किस स्टार्ट की है चीज है, हम ये वेरिएबल्स को, लेट वॉर कांस्टेंट, सारी चीजों को पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सर ये क्वेश्चन, सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे a इक्वल टू 5 लिखा है लेकिन इसके साथ हमने वॉर नहीं लिखा। अब हम a इक्वल टू आगे 15 लिख देते हैं तो उसको ओवरराइट करेगा या फिर कोई एरर आएगा? यहाँ पे हमने ए को 15 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे तो मैं इसको 15 कर दूं, नहीं ठीक है? सर, a इक्वल टू 5 रहने दिया और इसके नीचे एक ओ a नाम का वेरिएबल विद वैल्यू 15 जो है वो करके देखें। ये कह रहे हो, ये कह रहे हो ना? जी जी जी। और हम प्रिंट भी यही करा रहे हैं, ठीक है? ये देखो क्या प्रिंट हुआ, तो अगर हम सेकंड वाले ए के पीछे और वेर बार का वेरिएबल ऐड कर दे फिर। ये वॉर की डेफिनेशन तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन चलो क्या, देखो हो गया 15। ये इसने दो ए क्रिएट किए होंगे वेरिएबल्स। नहीं नहीं, एक ही है, एक ही एक का डब्बा है, उसके अंदर ये 15 की वैल्यू पड़ी हुई है, डब्बा एक ही है मेमोरी में। ठीक।
मीन्स वार और ये स्पेसिफिकली मेंशन करें या ना करें वो लेकिन उसे करने वैसे ही चाहिए, ट्रीट करें। ये करने चाहिए। मैं सिर्फ बता रहा कि अगर मैं ना लिखूँ ये कोड इस तरह भी चल जाएगा, बट इन एक्चुअल जब मैं कोड लिखूंगा तो मैं वैर के साथ या लेट के साथ या कॉन्स्ट के साथ लिखूंगा। वो मैं आपको अपकमिंग सेशन में बताऊंगा कि वार, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहाँ तक चीजें क्लियर है? स्ट्रिंग के लिए भी यही होगा कि उसके लिए var लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं? भी बताया था ना, स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं। क्या सेव किया, रन किया, प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल प्रिंट हुआ। यस सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसको नहीं समझ में आया जी जी वो आ पूछे। गया। ये आस्ता आस्ता मैं जाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें जो अपनी बताई हुई चीजों से मैं मुकर जाऊंगा आगे जाके। लेकिन समझाना, फाउंडेशन बनाने का तरीका ये है कि मैं आपको ये सारी डिफरेंट चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? a=5 डिफाइन एंड डिक्लेयर किया। फिर पूछा जाता है कि डिफाइन, आप एक वेरिएबल डिफाइन करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, या दोनों एक साथ करें? कर लेंगे अब? जी अब जिसके क्वेश्चन है ना वो मुझसे पूछे। सर क्वेश्चन है वेरिएबल विद कीवर्ड एंड विद वेरिएबल विदाउट कीवर्ड, क्या हम इनकी वैल्यूज जो है वो आगे जाकर फॉर एग्जांपल एक सेकंड फंक्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं वैल्यूज इनकी? फंक्शंस पढ़ाए हैं अभी? नहीं सर, वैसे ही मैंने पूछा है नहीं, कि वैसे नहीं पूछो, जो चीज पढ़ाई है ना आज उसका पूछो, इसमें से कोई चीज समझ में ना आई तो पूछो। नहीं ये क्लियर है। आगे जब चीजें पढ़ेंगे ना, आप क्वेश्चन लिख लो अपने पास। जो चीज अभी नहीं पढ़ाई ना उसका क्वेश्चन लिख के रख लो, कि मुझे आगे फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो फिर आप मुझसे पूछना। ठीक है ना? अभी फायदा नहीं है मैं फंक्शंस की चीजों में चला जाऊंगा, आपको शायद समझ में आ जाए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी चीजें। तो पहली दफा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो बात आप? जी ठीक है। तो चीज मैं बता रहा हूँ उसमें से कोई कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। जीशान VS कोड का जो वर्जन है वो आप एग्जैक्ट बता दें जो आपके पास है। कोई भी इंस्टॉल करें जो भी लेटेस्ट है मेरे नहीं पास वो जो है। लेटेस्ट में अक्सर मैं C शार्प पे जब कर रही थी तो वो स्लेनियम में 2022 वाला जो था वो उसमें कुछ चीजें न्यू इम्प्लीमेंट हुई थी जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता था। कुछ मैं तो डिफरेंस होता है इनमें। 1.68.1 ठीक है, थैंक यू। कहेंगे तो ये कॉपी करके भी दे सकता हूँ, बट ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी का? एक्सक्यूज मी सर, जैसे जावा में जब सेम वेरिएबल होते हैं, जैसे ए में आपने लिखा है जिशान और ए में लिखा है वेलकम, तो उसमें एरर आता था कि मतलब सेम वेरिएबल है ए में, तो अभी मतलब हम इसके मल्टीपल बनाते चले जाएंगे तो उसमें एरर नहीं आएगा? अभी मैंने कहा कि जावा और जावास्क्रिप्ट दो अलग चीजें, दोनों डिफरेंट तरीके से काम करती है। ठीक है? आपकी इस फरमाइश में मैं एक और वेरिएबल बताता हूँ। वेरिएबल तो नहीं बना रहा, मैं इसको कहता हूँ सब। ठीक है ना? आज इसका रन करता हूँ। क्या प्रिंट हुआ? क्या प्रिंट हुआ?
साइप्रस। साइप्रस। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी तक ये समझे कि वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है, अब तक ये समझे। जावा में नहीं होती, जावा में कहता है कि वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड, ये रहता है जावा के अंदर। ऐसा ही है, ये समझा रहा हूँ कि जावा और जावास्क्रिप्ट डिफरेंट है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मैं जो है रिकॉर्डिंग जो है उसको मैं रोक रहा हूँ, ठीक है? फर्दर कोई डिस्कशन करनी तो हम कर लेते हैं, ठीक है?